दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर किसानों और व्यापारियों का आंदोलन अपनी चरम पर है। साफ साफ अगर मुद्दे की बात की जाए तो किसानों को ऐसा लगता है कि सरकार उनके साथ नया कृषि कानून लाकर गलत कर रही है, और सरकार का ऐसा कहना है कि किसानों को गलतफहमी हुई है, जैसे कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नया कृषि कानून उनकी मदद करेगा, न कि उनका नुकसान। दोस्तों, ये गलतफहमी है या अन्याय, इस बात का फैसला तो कृषि कानून को जानने और समझने के बाद ही किया जा सकता है। क्या आप नए कृषि कानून से जुड़े सभी तथ्य जानते हैं? अगर नहीं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आइए करते हैं नए कृषि कानून का विश्लेषण। नया कृषि कानून यानी कि फार्म बिल 2020 को दोनों ही सदन में पास कर दिया गया है। ये कृषि कानून पिछले कई दिनों से घर घर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कृषि कानून का सबसे पहला पहलू है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है और आप अपनी कंपनी में गेहूं से जुड़ा कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। आपको बहुत सारे गेहूं की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आप किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद उनके खेतों पर उगने वाले सभी गेहूं को केवल आप खरीद सकते हैं। सरकार का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की आय बढ़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले किसान अपने गेहूं की कीमत खुद तय कर सकेंगे। उसके बाद वो मंडियों में धक्के खाने और गेहूं को बेचने के लिए परेशान होने से बच जाएंगे। लेकिन किसानों का इस पर मानना है कि क्या हो अगर आप यानी कि कंपनी का मालिक फसल को लेने से मना कर दे। अगर ये गेहूं हुआ तो कहीं और बिक सकता है, लेकिन क्या किसी और खाद्य पदार्थ के लिए ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रिजेक्शन को लेकर भी कोई पॉइंट नहीं दिया गया है। ये एक लूप होल है जो किसानों को डरा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कई झूठ भी हैं कि किसानों की जमीनों को हड़प लिया जाएगा, जबकि बिल में साफ साफ लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग केवल और केवल फसलों का है, खेत या किसानों का नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ी एक और कंट्रोवर्सी ये है कि इस बिल के अकॉर्डिंग अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कुछ गड़बड़ होती है तो केवल एसडीएम के पास ही सुनवाई हो सकेगी, और अगर एसडीएम के फैसले से कंपनी या किसान को संतुष्टि नहीं है तो वो डीएम को अपील कर सकते हैं। किसानों का इस पर तर्क ये है कि डीएम या एसडीएम किसानों के अनुसार सरकार के प्रभाव में काम करते हैं, और एक गरीब किसान से ज्यादा एक शक्तिशाली कंपनी सरकार को प्रभावित कर सकती है। कुल मिलाकर किसानों के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ट्रांसपेरेंट नहीं है, और जब मामला किसान वर्सेस कंपनी का हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि किसान कमजोर ही नजर आता है। एमएसपी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अलावा नए कृषि कानून का दूसरा जो सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉइंट है वो है एमएसपी। एमएसपी यानी कि मिनिमम सेलिंग पॉइंट। वैसे तो एमएसपी किसानों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि किसानों की आज तक सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि उन्हें कभी भी सही प्राइस नहीं मिलता। बिल का ये पहलू वैसे तो किसानों की मदद के लिए है, लेकिन ये एक लूप होल बन जाता है जब हम ये देखते हैं कि एक तरफ एमएसपी है और दूसरी तरफ किसानों को कहीं भी अनाज बेचने की आज़ादी। बिल को इस हिसाब से बनाया गया है कि मंडी से बाहर बेचने पर किसान को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन एक तरफ जहां ये पॉइंट किसानों को आज बाहर अनाज बेचने के लिए एनकरेज करता है, वहीं बाहर उन्हें एमएसपी की कोई गारंटी नहीं दी गई है। यानी कि बाहर जिसे वो अनाज बेच रहे हैं, अगर वो मिनिमम सेलिंग पॉइंट के हिसाब से कीमत नहीं देता तो किसान उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। ये इस बिल का एक बड़ा लूप होल है। एमएसपी किसानों के लिए एक वरदान की तरह है, लेकिन ये उन्हें केवल मंडी तक ही सीमित करता है। जो किसान मंडी तक नहीं पहुंच सकते या बाहर अनाज बेचना चाहते हैं, वहां उन्हें एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। किसानों का ये मानना है कि सरकार द्वारा मंडी के बाहर भी एक एमएसपी के लिए कानून बना दिया जाना चाहिए। वो इस पर ठोस कानून चाहते हैं। जैसे 2020-21 के लिए चने की दाल की एमएसपी 4,875 रुपए प्रति क्विंटल है। ये केवल मंडी तक ही लागू है। किसान इसे मंडी के बाहर भी चाहते हैं, लेकिन इस मांग में किसानों की तरफ से भी एक दिक्कत आती है कि क्या हो अगर उनका अनाज एमएसपी के लेवल का ना हो, यानी कि ज्यादा गुणवत्ता वाला ना हो। कोई भी एक ग्राहक के तौर पर उस अनाज को एमएसपी पर नहीं लेना चाहेगा, और एमएसपी से कम लेना क्राइम हो जाने के कारण उसे कोई एमएसपी से कम पर भी नहीं खरीदेगा, जिससे कि उस अनाज का ना बिकना तय है और किसान का नुकसान भी तय है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। अनाज एक ऐसी चीज है कि बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है, और अगर आप उसे प्रिजर्व नहीं करते हैं तो आपके पास कोल्ड स्टोरेज का होना जरूरी है।
अब दिक्कत ये है कि किसानों के पास ऐसी कोई भी कोल्ड स्टोरेज नहीं होती है और बड़े व्यापारियों के पास होती है। वो किसानों से सब कुछ खरीद कर स्टोर करके बाद में दोगुने दामों पर बेच सकते हैं। अब तक ये संभव नहीं था, लेकिन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलावों के बाद ये संभव हो चुका है। अब व्यापारियों द्वारा स्टोरेज की लिमिट को हटा दिया गया है। किसान इस लिमिट को फिर से लगाने की मांग कर रहे हैं और सरकार का पक्ष ये है कि इस लिमिट को अगले सत्र से फिर लगा दिया जाएगा। वैसे इस लिमिट को हटाने का फैसला कोई भी नहीं समझ पा रहा। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के संशोधन के बाद आम जनता और छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। वन नेशन वन मार्केट एमएसपी को प्रायोजित करने के बाद सरकार का कहना है कि अब एक देश एक बाजार बनेगा और पूरे देश में लोगों को एक ही एमएसपी पर बेचना और खरीदना होगा। लेकिन बिल में ये भी लिखा गया है कि किसान मंडी के बाहर भी अनाज बेच सकता है, जहां उसे टैक्स भी नहीं देना होगा, लेकिन वहां उसे एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा सकती। और व्यापारियों का तर्क यह है कि बाहर अगर किसान अनाज बेचता है तो वन नेशन वन मार्केट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। सभी पहलुओं को अंत में अगर देखा जाए तो कृषि कानून 2020 किसानों के लिए मददगार होने के लिए बनाया गया है, लेकिन किसानों द्वारा दिए गए तर्क भी सही हैं। बिल के इंटेंशन सही हैं, लेकिन बिल में लूप होल्स भी हैं। गवर्नमेंट और किसानों को एक साथ बैठकर इन लूप होल्स को खत्म करना चाहिए ताकि देश कोऑर्डिनेशन के साथ आगे तरक्की कर सके। इंडिया एक एग्रीकल्चर देश है और यही हमारी दुनिया में पहचान है और इस पहचान को किसानों द्वारा ही मेंटेन किया जा रहा है। किसान और सरकार के कोऑर्डिनेशन के बिना तरक्की का पहिया आगे नहीं बढ़ सकता। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।